नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्री संदर्शों, विमर्शों, समाजशास्त्रियों की बायोग्राफी, इस सब के साथ साथ बीच में जनजातीय समाजशास्त्र पे मैंने चर्चा की थी, जनजातियों के अध्ययन के बारे में बात की। अब समाजशास्त्र के शाखाओं पे एक सीरीज आज से मैं शुरू कर रहा हूं। समाजशास्त्र हम सभी जानते हैं 1838 में फ्रांसीसी विद्वान अगस्ट कॉम्टे ने प्रारंभ किया था। अगस्ट कॉम्टे ने पहली बार समाजशास्त्र नाम से एक विषय की शुरुआत की थी, सोशलॉजी, जिसमें उनका कहना था समाज में क्या घट रहा है, समाज में क्या क्या गतिविधियां, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियम, परिवार, विवाह, नातेदारी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक क्रियाएं, इस सारी चीज़ों का अध्ययन हम समाजशास्त्र वैज्ञानिक तरीके से करेगा, ऐसे विज्ञान के रूप में। और हम देख रहे हैं कि उसी विज्ञान के रूप में करते करते समाजशास्त्र आज काफ़ी विस्तृत हो चुका है। समाजशास्त्र की 150 से अधिक शाखाएं हो चुकी हैं। समाजशास्त्र इतना ज़्यादा व्यवस्थित, इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया, उसके अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग पार्ट में हम उसका अध्ययन करते हैं। उद्योगों का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक समाजशास्त्र है, परिवार के अध्ययन के लिए सोशलॉजी ऑफ फैमिली है, विवाह के अध्ययन के लिए सोशलॉजी ऑफ मैरिज है, जनजातियों के लिए सोशलॉजी ऑफ ट्राइब्स है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे अलग अलग हैं। अभी हम सभी देख रहे हैं विगत 2 वर्षों से, ये दूसरा साल चालू हुआ नहीं, फिर भी इसके पहले से भी स्वास्थ्य, हेल्थ एक प्रमुख मुद्दा है। स्वास्थ्य के बारे में हर जगह, हर समाज में और हर सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य के गुणगान खूब करती हैं, लेकिन करती कुछ नहीं है, इसको हाशिए पे रखा जाता है। स्वास्थ्य के मामले में भारतवर्ष काफ़ी पिछड़ा हुआ, हम सभी जानते हैं। शिक्षा के मामले में भी हमारी साक्षरता रो धो के अभी भी 100% नहीं हो पाई है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि बेसिक चीज़ें किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन्हीं 2 मामलों में विश्व के अधिकांश देश पिछड़े हुए हैं। भारत नहीं, बहुत से देश पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य की कमजोरी आज जो ये महामारी चल रही है, इसके फैलने और इसमें जनहानि का एक मूल कारण ये भी है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियां। पिछले साल हमने देखा था, लेकिन पिछले साल इतना ज़्यादा प्रभावशील नहीं था फैक्टर कोरोना का वायरस। तो देखिए, हमको उतनी जनहानि नहीं हुई, आर्थिक हानि हुई। और सरकार की सोचें देखिए कितनी जल्दी बदल जाती हैं। पिछले साल आर्थिक हानि बहुत हुई थी, जनहानि नहीं थी। सरकार ने उसके बाद भी अपनी नियमावली नहीं बदली और हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। और आज आप देखिए, मार्च शुरू होते से हमारा हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से चरमरा गया है, पूरी तरह से हम हाशिए पे चले गए हैं और जनहानि हमारी बढ़ गई है। और अब स्थिति ये है कि हम लॉकडाउन करें, नहीं करें, आर्थिक नुकसान करें, कैसे, मतलब कहीं ना कहीं से हम परेशान हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। हेल्थ एक प्रमुख इशू है समाज में, और इसी की एक ब्रांच होती है समाजशास्त्र की, सोशलॉजी ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का समाजशास्त्र। स्वास्थ्य का समाजशास्त्र वास्तव में, अब जब अपन बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो WHO ने जो परिभाषा दी है वो कहता है स्वास्थ्य या किसी रोग का होना या शरीर में अशक्तता की मात्रा घट बढ़ जाना, बल्कि पूर्ण सामाजिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती। वो स्वास्थ्य का ये मतलब नहीं कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके शरीर में कोई कमजोरी है, WHO कहता है ये नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति वो है जो पूर्णतः शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से परफेक्ट हो। मतलब शारीरिक, मानसिक रूप के साथ साथ सामाजिक रूप से भी उसका परफेक्टनेस होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा, तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। ये है WHO की परिभाषा। आज जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल सोशलॉजी की, WHO की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि शरीर में शारीरिक कमी ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कमियां या सामाजिक जो उथल पुथल बदलाव होती है, उसको उसने स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है। मेडिकल सोशलॉजिस्ट जो हैं आज बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच हो गई है मेडिकल सोशलॉजी। और मेडिकल सोशलॉजिस्ट यानी जो चिकित्सा समाजशास्त्री हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में आप देख रहे हैं जो ये बीमारी फैली है, महामारी फैली है, इसमें चिकित्सा शास्त्री तो हैं, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा रहा है।
और पहले भी महामारियों को हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते थे कि आप एक दूसरे से डिस्टेंस रखेंगे, मास्क लगाएंगे, किसी से टच नहीं करेंगे, नमस्कार करेंगे। ये सब सामाजिक बिलीफ, सामाजिक विश्वास, हमारी परंपराएं आती हैं। चिकित्सा समाजशास्त्र की शुरुआत सबसे पहले, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि समाजशास्त्र की शुरुआत 1838 में फ्रांस से हुई थी। उसके बाद एक जर्मन फिजिशियन थे रोडोल्फ विर्चॉव, उन्होंने सबसे पहले 1848 में ये चर्चा रखी थी। उनका कहना था, उन्होंने नींव रखी थी मेडिकल सोशल मेडिसिन की। उनका कहना था कि समाजशास्त्र को या समाजशास्त्रियों का कर्तव्य है, हमको बीमारियों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य और दवाइयाँ, इन दोनों चीज़ों को हमको समाज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, सामाजिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए 1848 में। फिर इसके बाद एक लंबा समय चलता रहा, होता रहा, और चिकित्सा शास्त्री रोगियों के, वास्तव में क्या है, जो चिकित्सा शास्त्री हैं, समाजशास्त्री, वो क्या करते हैं, रोगियों के गुणात्मक अनुभवों में रुचि रखते हैं। जो चिकित्सा समाजशास्त्री है, मेडिकल सोशलॉजिस्ट जो है, वो रोगी के गुणात्मक अनुभव में रुचि रखता है। पार्सन जो है चिकित्सा समाजशास्त्र के संस्थापक पितामह हैं। टालकट पार्सन ने 1950 में चिकित्सा समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। उनका कहना था कि चिकित्सा समाजशास्त्र एक ब्रांच होना चाहिए। समाजशास्त्रियों को चिकित्सा के क्षेत्र में रोगी का क्या व्यवहार है, समाज का क्या व्यवहार है, डॉक्टर रोगी के संबंध कैसे हैं, स्वास्थ्यकर्मी और मरीज के कैसे संबंध है, मरीज के परिवार के लोगों की क्या संबंध होना चाहिए, इन सारे बिंदुओं को उठाते हुए टालकट पार्सन ने शुरुआत की थी। इसलिए उनको कहा जाता है मेडिकल सोशलॉजी के पितामह, संस्थापक पितामह कहा जाता है। इसके बाद से पार्सन के बाद हर्बर्ट एस बेकर, माइक बेरी, पीटर केनरॉड, जैक डगलस, फिल स्ट्रॉन्ग, कार्ल मई, एनी रोजर, रेनी फॉक्स, इन सब ने, भारत में भी बीएचयू में बहुत अध्ययन हुआ है मेडिकल सोशलॉजी पे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में अध्ययन हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो कई जगह मेडिकल सोशलॉजी पे अध्ययन हुआ। जबलपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोगों ने अध्ययन किया है, समाजशास्त्री अध्ययन किया है, नर्सों का समाजशास्त्री अध्ययन, डॉक्टर और नर्स के रिलेशनशिप को जानने का प्रयास किया है। आईसीएमआर भी इस पर स्टडीज कर रहा है। ब्रिटेन में 1944 में इसको एक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसमें कहा गया था कि डॉक्टर और बीमारी, दवाई, डॉक्टर, चिकित्सक और दवाई, इनको सामाजिक स्पष्टीकरण की बात करना चाहिए। जब भी डॉक्टर कोई दवाई देता है, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है मरीज का, उसको बीमारी के सामाजिक स्पष्टीकरण को भी उसके जानना जरूरी है। भले ही वो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखे, लेकिन उसको सामाजिक स्पष्टीकरण भी उसको मालूम होना चाहिए। लॉरेंस जे हेडर्स ने कहा, इसकी शुरुआत की थी। पार्सन्स ने सामाजिक भूमिका का सिद्धांत दिया था और उसके साथ उसी वक्त लॉरेंस जे हेडरसन ने भी इसकी शुरुआत की थी। पार्सन कहते थे कि हमको बीमार लोगों और उनके दूसरों के साथ, समुदाय के साथ, एक व्यक्ति अपने परिवार में अगर बीमार है, परिवार के अन्य सदस्य जो स्वस्थ हैं उनके साथ उसके संबंध कैसे होना चाहिए, उनके परिवार के लोगों का उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, समुदाय का कैसा व्यवहार होता है, ये सारे सामान्य सोशल रोल्स की बात की थी उन्होंने। सामाजिक भूमिका का सिद्धांत इसमें दिया था पार्सन ने, और उन्होंने मेडिकल सोशलॉजी की शुरुआत की, इसलिए उनको संस्थापक पितामह कहा जाता है। इसमें समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं कि रुग्णता या बीमारी और मृत्यु दर जो है उसको सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित, अगर किसी समाज में मान लीजिए डेथ रेट बढ़ जाता है, उसका समाज पे क्या असर होगा, मृत्यु दर बढ़ने, मृत्यु दर घटने से क्या असर होगा, अगर बीमार लोगों की संख्या किसी समाज में बहुत ज़्यादा हो जाती है, समाज में जैसे अभी बहुत से देशों में बीमारियों की महामारी के कारण पूरी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रियाकलाप रुके हुए हैं, आर्थिक स्थिति रुकी है, शैक्षणिक स्थिति रुकी है, खेल रुके हैं, मनोरंजन के साधन रुके हुए हैं, सारी चीज़ों में एक ब्रेक लग गया और ये कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। समाज के लोगों में मानसिक रुग्णता आ रही है, ये सामाजिक जीवन में ऐसे प्रभावित कर रहा है, हमारा लोगों से मेल जोल खत्म हो गया। हम लोगों के बीच में एक आज किसी व्यक्ति को कोरोना अगर संक्रमित हो जाता है तो वो एक अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे कारण परिवार के अन्य 4 लोग प्रभावित हुए, तो अपने आप को अपराधी महसूस करने लगता है। ये सामाजिक मनोभाव। तो पार्सन ने कहा था हमको सोशल रोल्स पे ध्यान देना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि सामाजिक परिवेश में बीमारियों का इलाज करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए एक बार पहले कहा जाता था, स्वास्थ्य वास्तव में जैविक या
प्राकृतिक परिस्थितियां जो हैं, नेचुरल कंडीशन जो हैं स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। लेकिन आज बदल गया माहौल। आज समाजशास्त्रियों का कहना है किसी भी व्यक्ति में अगर कोई रोग होता है, कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमारियों का जो प्रसार होता है वो वास्तव में व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, परंपराएं, मान्यताएं, सांस्कृतिक कारक उसमें बहुत जिम्मेदार होते हैं। जैसे अभी महामारी देखिए, चाइना से आई है, तो चाइना में लोगों के खान पान का व्यवहार जो कहा जाता है कि वो कुछ भी खाते हैं। तो कुछ का कहना था कि चमगादड़ के मांस से इसके निकले हैं। तो देखिए, प्राकृतिक चीजों का हमने दोहन किया। व्यक्ति के व्यवहार थे ना कि आपने जो खाद्य चीजें, उसके अलावा आपने चमगादड़ सब खा रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ पड़ना, उनमें वायरस निकले, चाइना के वुहान से होते होते पूरे वर्ल्ड में फैल गए। और इसके कारण वो कह रहे हैं इसमें व्यक्तियों का प्रसार, आना जाना, जो माइग्रेशन था, व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, परंपराएं, इन सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा। बोले आज बीमारी प्राकृतिक नहीं है या जैविकी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक फैक्टर्स भी इसमें जिम्मेदार है। स्वास्थ्य और बीमारी का जो विश्लेषण है, इसका एक ग्लोबल एटीट्यूड होना चाहिए। हमको वैश्विक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आपको अलग अलग दृष्टिकोण में देखना पड़ेगा, ग्लोबल रूप से देखना पड़ेगा, हर जगह कहाँ कहाँ कैसा क्या है, एक जगह से नहीं। रोगों की जांच, उसकी तुलना, पारंपरिक चिकित्सा, धर्म, संस्कृति के आधार पे पूरे ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पे हमें बीमारी और स्वास्थ्य को देखना होगा। लोग कहते हैं कि वास्तव में जो स्वास्थ्य है, समाज में व्यक्तियों का स्वास्थ्य और बीमारी के पैटर्न में कुछ अंतर भी बताए हैं। लोगों ने कहा है, समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है कि बीमारी, स्वास्थ्य और बीमारी के पैटर्न सब जगह अलग अलग है। जैसे औद्योगिक समाज में आप देखिए मृत्यु दर घट गई है। औद्योगिक समाज में मृत्यु दर इसलिए घट गई है, इसके पहले के प्राचीन समाजों में मृत्यु दर अधिक थी। औद्योगिक समाज में दवाइयाँ बनी, दवाइयों को प्रोडक्शन होने लगा, कई आपके इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो कि देख लेते हैं, एक्सरे मशीन जांच लेती है, पहले हमको पता नहीं चलता था, सीटी स्कैन से पता चल जाता है। इन सभी के कारण क्या हो रहा है कि देखिए मृत्यु दर घटी है। दूसरी चीज, मृत्यु दर तो यहाँ औद्योगिक समाजों में घटी है, पर आप देखेंगे भारतीय दृष्टिकोण में आप देखें तो गरीबी विदेशों में भी है, भारत नहीं विदेशों में भी, जहां गरीबी होती है वहां महामारी, ट्यूबरक्लोसिस, इसका रोल ज्यादा होता है। कि गरीबी में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, तो महामारियां वहां फैलती है। अभी भी देखिए, अब इस कोरोना महामारी में आप देखेंगे कि ये संयुक्त परिवार को ज्यादा संक्रमित कर रही है। एकल परिवार में 2 या 3 लोग रहते हैं, तो 2-3 लोग रहते हैं तो अपने उनके घर में आइसोलेशन आराम से हो जाता है। लेकिन संयुक्त परिवार में 10, 15, 20 लोग रहते हैं तो उनमें होम आइसोलेशन नहीं हो पाता और देखिए पूरे का पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। तो उनका कहना है कि समाज में बीमारी का पैटर्न भी अलग अलग हमको देखना पड़ेगा। ये मानव व्यवहार से होता है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि जो सामाजिक है, व्यक्ति की प्रतिदिन की फंक्शनिंग को आप सामाजिक व्यवस्था में देखना चाहिए। बोले व्यक्ति की जो प्रतिदिन के कार्य करने की क्षमता है सामाजिक व्यवस्था के साथ कैसा। अभी वर्तमान परिदृश्य में देखिए सारे व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हैं। हम घर में बैठे, हमारी कार्य प्रणाली बदल गई, वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति आई कि आप घर में बैठ के काम करिए, आप अपने संस्थान में नहीं जाइए। संस्थान की कैपेसिटी घटा दे कि 10% ही लोग आएंगे। ऑनलाइन मोड में सारा मार्केटिंग ऑनलाइन मोड में हो गई है, शिक्षा प्रणाली हमारी ऑनलाइन मोड में हो गई है। पहले डॉक्टर मरीज को स्टेथोस्कोप या जो वैद्य होते थे वो नाड़ी चेक करके देते थे। अब टेलीमेडिसिन हो रही है, टेलीफोन पे डॉक्टर से टॉक हो जाती है, मरीज बताता मुझको ऐसा है, डॉक्टर पूछता कब से है, क्या है, कैसा क्या है, और बोलता है ठीक है आप ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए, थर्मामीटर से चेक करके बुखार, मरीज बताता है उसको, टेलीमेडिसिन के आधार पर वो प्रिस्क्राइब कर देता है, आप ऑनलाइन दवाई भी मंगा लीजिए। ये एक पैटर्न बदला है चिकित्सा और स्वास्थ्य में। औद्योगिकीकरण क्या है, तो वहां इसके साथ चिकित्सा का समाजशास्त्र बोलता है कि वैल्यू, बिलीव और नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन, आदर्शात्मक जोखिम, ये 3 कारक हैं किसी भी स्वास्थ्य में या बीमारी के अध्ययन में। हमको इन 3 चीज को भी देखना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करता है, बायोलॉजिकल फैक्टर ही देखता है, लेकिन इसके साथ किसी भी बीमारी में किसी भी मरीज के अगर अध्ययन करना है तो हमको उसके वैल्यू, उसके बिलीफ, उसके विश्वास और नॉर्मेटिव मतलब आदर्शात्मक जोखिम स्तर को भी देखना पड़ेगा। इसको देखने साथ आप देखने एक और है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम देखते हैं संरचनात्मक तौर में, तो आपको हॉस्पिटल का अध्ययन करना पड़ेगा। चिकित्सा समाजशास्त्र की बात कर रहा हूँ कि जो चिकित्सा समाजशास्त्र में पहले आपको वैल्यूज, बिलीफ और आदर्शात्मक जोखिम स्तर देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल
संगठनात्मक स्तर पे आपको हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली, हॉस्पिटल के वर्किंग, हॉस्पिटल की गतिविधियों का अध्ययन करना पड़ेगा। और तीसरा जो है एक पहलू, आपको पॉलिटिक्स, आपको राजनीति देखना पड़ेगा कि राजनीति कैसी है उस देश की, वहाँ की हेल्थ केयर कैसी है, वहाँ पे हेल्थ पॉलिसी कैसी बनती है, हेल्थ के प्रति सरकार का क्या बजटिंग कितनी है, बजट कितना करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसलिए आप देखिए आज हर देश में मेडिकल सोशलॉजिस्ट जो है वो हेल्थ प्रैक्टिशनर जितने फिजिशियन से उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि मेडिकल सोशलॉजिस्ट जो है चिकित्सा समाजशास्त्री जो है वो फंक्शन को जानने का प्रयास करता है। डॉक्टर तो खाली मरीज को क्या बीमारी है, कौन सा विषाणु है, किस कारण से हुआ, कौन सा रोग है, ये देखता है, उसका निदान कैसा है। लेकिन चिकित्सा समाजशास्त्री वो बताता है किन कारणों से, कौन कौन से कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्लिनिकल मेडिसिन की बात करता है, वो हेल्थ पॉलिसी के निर्धारण में, हेल्थ पॉलिसी के ग्रामीण क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, शहरी क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, जाति आधार पे क्या होना चाहिए। कुछ बीमारियां आप देखिए धार्मिकता के आधार पे जुड़ी हुई हैं। सोशल पैटर्न ऑफ हेल्थ बताता है कि पैटर्न कैसा होना चाहिए, सोशल हेल्थ का सोशल पैटर्न बताता है। मेडिकल प्रैक्टिस और पर्सन उसकी पॉलिसी कैसी होना चाहिए, ये सारे मेडिकल सोशलॉजिस्ट करते हैं। और आज आप देखिए सरकार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सरकार का तो बार बार जो समाजशास्त्रियों ने सरकार पे कहा कि किसी भी देश के विकास का मानक अगर आप तय करना चाहते हैं, वहाँ की चिकित्सा और शिक्षा को मापदंड रखना पड़ेगा। अगर शिक्षा स्तर उच्च होगा तो आप देखेंगे आपकी बहुत सी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, विकास में आप आगे बढ़ने लगेंगे। शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता, अशिक्षित समाज आगे नहीं बढ़ता। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा स्वास्थ्य स्तर, कि आप स्वास्थ्य की कितनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो हेल्थ पॉलिसीज, मेडिक्लेम वगैरह आने लगी हैं, ये सिर्फ मेडिकल सोशलॉजिस्ट की देन है। मेडिकल सोशलॉजिस्ट ने बताया कि हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है। देखिए अर्थशास्त्री या व्यापार जो जगत के वाणिज्यिक लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए और हेल्थ पॉलिसी दें। उनको मालूम है कि साल भर आप पैसा देंगे, अगर साल में आदमी बीमार होगा, एक आदमी बीमार होगा, 10 की पॉलिसी पैसा आ रहा है, तो कंटिन्यूटी में सालों का पैसा। और हेल्थ सेक्टर जो है इतना महत्वपूर्ण हो गया। आज जो आयुर्वेद की बात हो रही, योग की बात हो रही, बाबा रामदेव जी ने योग की बात, ये सारे सामाजिक स्वास्थ्य की बात है ना। योग भी क्या कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य शरीर का होना चाहिए। मतलब स्वास्थ्य एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जो पार्सन से 1950 में शुरुआत करी थी कि सामाजिक भूमिका का हमको अध्ययन करना पड़ेगा व्यक्ति के व्यवहारों पे, व्यक्ति के स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य और व्यक्ति के साथ जो रोगी और रोगी के परिवार और समुदाय का क्या व्यवहार है। अभी हमने सबने देखा कि कोरोना में क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो इन्फेक्टेड हो जाता है उसके कारण उसके परिवार के अन्य लोग होते हैं तो वो अपने को अपराध बोध से ग्रसित कर लेता है। लोगों ने कहा शुरुआती दौर में, अब तो उतना नहीं है, पिछले साल तो ये था कि लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, नगर निगम वाले वो लगा जाते थे, कोविड-19 का बोर्ड लगा जाते थे, बैनर लगा जाते थे, लोग उससे दूर भगते थे। अभी भी कुछ जगह ये स्थितियां हैं। अब वैक्सीनेशन में देखिए, वैक्सीनेशन एक सबसे अच्छा कारगर टीकाकरण, जो समग्र टीकाकरण है। हमने देखा कि भारत में पोलियो बहुत 2002 में मुक्त हो पाया, लेकिन कितना प्रयास करना पड़ा, लोग पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाते थे। सरकार ने जबरदस्ती लोगों के घर में जा जाके साल में 4 बार स्पेशल ड्राइव करके विशेष पल्स पोलियो अभियान चला के पोलियो करा से मुक्त हो पाया। ऐसे अभी वैक्सीनेशन आया, हमारे यहाँ वैक्सीन जो है 8% 8 से 10% वैक्सीन खराब हो रही है। मध्य प्रदेश में 7 लाख वैक्सीन खराब हो गई, उत्तर प्रदेश में खराब हुई है, महाराष्ट्र में खराब हुई। ये अवेयरनेस नहीं है ना, हेल्थ अवेयरनेस होने के कारण। देखिए टीकाकरण के लिए अभी एक वीडियो आया था, एक वीडियो मैंने देखा, एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, बोलते कि हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। बोले अगर मर गए तो हमारी 4 बेटियों का कौन। बोले आप पहले सरकार हमको 50-50 हजार के हिसाब से 2 लाख रुपए दे दे, हम अपनी बेटियों की शादी के लिए फ्री हो जाएंगे, फिर हम वैक्सीन। अब सोचिए, लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा मानसिकता अभी भी अवेयर करने की है, हमको उनमें जागरूकता पैदा करने की, वैक्सीनेशन से कहीं भी कोई खतरा नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन आपके महामारी के जोखिम को कम करता है। तो ये एक है चिकित्सा समाजशास्त्र में इन सभी चीज़ों को बताया जाता है। इसलिए आप देखिए बीएससी नर्सिंग में सोशलॉजी का पेपर रखा जाता है, फिजियोथेरेपी में सोशलॉजी विषय रखा जाता है, मेडिकल की चिकित्सा में चिकित्सा समाजशास्त्र को भी एक प्रमुख विषय के रूप में रखा जा रहा है। और चिकित्सा समाजशास्त्री के लिए आज सबसे बड़ा फील्ड बना हुआ है। ये बहुत से विश्वास आपने देखा होगा कोरोना काल में बहुत सारे, तो चिकित्सा समाजशास्त्री इनको दूर कर रहे हैं। उनका कहना था सामाजिक दूरी नहीं है, भ्रमित मत होइए, ये शारीरिक दूरी की बात कर रहे हैं। और
क्या क्या चीज़ फायदेमंद हैं, कौन कौन से हैं, आपको उपयोग करना चाहिए। अवेयरनेस देते हैं। स्वच्छता का समाजशास्त्र जो है वो भी स्वास्थ्य के समाजशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे आज मैंने आपसे चर्चा की। सोशलॉजी अब मेडिकल सोशलॉजी, तो समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र पे आपसे चर्चा की, स्वास्थ्य का समाजशास्त्र। ऐसे ही समाजशास्त्र की और जो ब्रांच हैं, खेल का समाजशास्त्र है, परिवार का समाजशास्त्र है, उद्योग का समाजशास्त्र है, स्वास्थ्य के समाजशास्त्र के बाद में आपका विवाह का समाजशास्त्र है। इन सारे मुद्दों पे एक सीरीज में चला रहा हूँ जिसमें आपको जानकारी दूंगा। और मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र मंडलियों को दें, अपने साथियों को दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी मुझको देते रहें कि आप किस विषय पे चुनना चाहते हैं, किस विषय पे जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही।